Good morning, students. In our last class, we have seen the reactions of metals with air, water, and the other acids and bases, right? That the thing we have discussed in our last class. So हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट? लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशनेबल है कि हर एक मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, राइट? मतलब कि सारे मेटल्स सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ अगर मैं रिएक्शन मानूं तो सारे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगी वो सेम रेट पे नहीं होगी। हो सकता है कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लें, कुछ मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगे, राइट? तो इस तरीके से हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है और हर एक मेटल को अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लगता है कोई भी रिएक्शन को करने के लिए, राइट? एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव होने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब कि अगर मैं सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाल के रखूं एयर में, तो वो इमीडिएटली एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और बहुत वाइगरसली, बहुत एक्सप्लोसिवली या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ये रिएक्शन, राइट? सो सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल आपको पता है, जो घासलेट होता है, घासलेट के अंदर या कैरोसिन ऑयल के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम है उनको रखा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो वाइगरसली रिएक्ट करते हैं एयर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ। एंड दे कैन कैच फायर ऑल्सो। वो रिएक्ट करके उसमें आग भी लग सकती है, दे कैन कैच फायर। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड्स में मोस्ट ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट व्हाई डज सोडियम या पोटेशियम, दोनों में से कोई भी आ सकता है, kept immersed in केरोसिन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो सोडियम और पोटेशियम हैं उनको हमेशा केरोसिन के अंदर ही क्यों रखा जाता है और उनको हम ओपनली क्यों नहीं रख सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफन ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट? सो यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट, दैट sodium and potassium are kept immersed in kerosene because they are highly reactive, and if we kept them in open, then they can react with the oxygen present in the air, right? और वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड जो है वो बना लेंगे, जिसके कारण फायर लगने के चांसेस भी होते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, राइट? तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। तो कुछ स्पेसिफिक मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। कुछ स्पेसिफिक मेटल्स ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। इस तरीके के जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनकी सरफेस के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, राइट? और वो जो लेयर होती है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन होता जाता है उनका। और ऐसा अगर होता रहा तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है,
ये लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। मतलब ये कंटिन्यूअसली अगर एयर के साथ रिएक्ट करके अपना मेटल ऑक्साइड बनाते रहे तो उनका लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को बचाने के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, इनके ऊपर एक थिक लेयर बना दी जाती है मेटल ऑक्साइड की। जैसे कि मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर बना देंगे। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इनकी एक लेयर बना दी जाती है। अब लेयर बनाने से क्या हुआ कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो उस लेयर के अंदर है, और चूंकि वो उस लेयर के अंदर है तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका लॉस जो है वो होने से हम बचा सकते हैं, राइट। तो इन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो रोका जा सके। और तो इनकी एक थिन लेयर चढ़ा देंगे हम, सो दैट थिन लेयर की कोटिंग कर दी जाती है। और थिन लेयर किसकी, मेटल ऑक्साइड की। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, लेड है तो लेड ऑक्साइड, उस पर्टिकुलर मेटल की ऑक्साइड की लेयर बना दी जाती है सो दैट उसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको हम रोक सकें, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें समझी कि जो मेटल हैं वो अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, राइट। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा, दैट जो आयरन होता है, आयरन इजीली बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आयरन फिलिंग्स की बात करूं, राइट, अगर मैं एक आयरन की कोई चीज़ बर्नर के ऊपर रख दूंगा तो वो आयरन इजीली मेल्ट नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, राइट। लेकिन अगर मैं उस आयरन की पतली पतली फिलिंग्स बना दूं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले लूं, छिलके ले लूं, तो वो उसको अगर मैं बर्नर पे डालूंगा तो वो इजीली बर्न हो जाएंगे, राइट। तो एक चीज़ ये भी है जो अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी को कि कितने अमाउंट में हम उस सब्सटेंस को ले रहे हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि मैटर कोई भी मेटल जो है वो कितना ज़्यादा और कितना जल्दी रिएक्ट करेगा किसी भी चीज़ के साथ। और वैसे ही जो कॉपर होता है, कॉपर भी बहुत जल्दी जो है वो बर्न होने लग जाता है, और इसीलिए उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग की जाती है कॉपर ऑक्साइड की, राइट। ताकि कॉपर अगर इन केस आयरन के कांटेक्ट में आए तो वो इजीली बर्न नहीं हो, इसलिए कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना दी जाती है कॉपर मेटल के ऊपर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और हम जो सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो। जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो ऑर्नामेंट्स सिल्वर और गोल्ड के ही क्यों बनाए जाते हैं, हम आयरन के या कॉपर के या किसी भी दूसरी चीज़ के ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं बनाते हैं, राइट। तो ऐसा इसलिए कि आयरन और गोल्ड मतलब आयरन और सॉरी गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर के ही ऑर्नामेंट बनते हैं और किसी चीज़ के नहीं बनते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो और जब वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो उनमें कोरोजन या रस्टिंग जो है वो नहीं होती है, उनमें जंग नहीं लगती है। जैसे आयरन रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लग जाती है, कॉपर में आपने देखा होगा हरे कलर की जंग जो है वो लगती है, ग्रीन कलर की, राइट। तो वैसी उस तरीके की रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर में नहीं होती है, और इसीलिए जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बनाए जाते हैं, राइट। सो दैट वो लंबे समय तक वैसे ही रहते हैं जैसा कि हमने उनको बनाया है, और वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चलते हैं, राइट।
सो अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, दैट एक चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। और सोडियम के कंपैरिजन में अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होती है सोडियम के कंपैरिजन में, राइट। तो ये तो हमने दो ही मेटल्स की बात करी, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं और सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो अब हम ये पता करेंगे कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किस मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। और अलग अलग मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे, उसके उस वो पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, राइट। सो वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी मेटल्स की वो कैसी होगी वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वुल का एक पीस डाल दिया है जिसमें कि जो कि जिसमें वाटर सोखा हुआ है, राइट। तो एक वुल ग्लास वुल का पीस मैंने डाल दिया जिसके अंदर वाटर जो है वो सोक्ड है। तो ग्लास वुल सोक्ड वाटर, ग्लास वुल का मैंने पीस लिया जिसके अंदर जो वाटर है वो सोक्ड है। इसके अलावा इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पर मेटल का एक पीस लिया है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने एक मेटल सैंपल ले लिया। यहाँ पे हम अलग अलग मेटल्स लेंगे, उसमें हमको देखेंगे कि अलग अलग मेटल सैंपल्स लेने से जो रिएक्टिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इस टेस्ट ट्यूब का ये जो ओपन एंड है उसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉक लगा दिया, राइट, सो दैट ये जो एंड है वो क्लोज हो जाए और कहीं से भी जो गैस है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटर नहीं कर पाए। यहाँ पे लिखा है ग्लास वुल सोक्ड वाटर, यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम द बुक ऑल्सो, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे मैंने एक बर्नर लगा दिया। इस बर्नर की हेल्प से हम इस वुल ये जो है टेस्ट ट्यूब उसको गर्म करेंगे। दिस इज द बर्नर। इस बर्नर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करूँगा, राइट। अब गर्म करने से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। और जब इस गैस को बेसिकली मेटल हमको पता है यहाँ से जब हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बना लेगा। अब जो गैस यहाँ से इवॉल्व हुई है उसको मैं यहाँ पे मैंने एक टम्बलर ले लिया। यहाँ पे एक टम्बलर हमने लिया है। इस टम्बलर के अंदर हम इस गैस को पास करवाएंगे, राइट। और जब ये मेटल ऑक्साइड इस टम्बलर के अंदर वाटर भरा हुआ है, जब ये मेटल ऑक्साइड इस टम्बलर के अंदर जाएगा तो वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो भी और रिएक्शन के बाद जो भी बना उसको मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब जिसको कि मैंने उल्टा रख रखा है, यहाँ पर जो भी बनेगा वो गैस जो होगी वो मुझे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल जाएगी, राइट। सो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो भी गैस है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। और इस टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया है हमने कॉक एंड स्टैंड अरेंजमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लैंप एंड स्टैंड अरेंजमेंट की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया है सो दैट द टेस्ट ट्यूब विल नॉट गेट मूव, राइट। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगा जिस अरेंजमेंट की हेल्प से मैं पता लगा पाऊंगा कि मेटल्स जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं
वाटर के साथ, और जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो किस तरीके से डिफर करती है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखा, अब इसको हम रिएक्शंस की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होती हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी शैल डिस्कस हियर। सो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो दो चीज़ें बनाता है। हमको मेटल्स की रिएक्शन पढ़नी है वाटर के साथ, तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो चीज़ें बनाएगा। पहली चीज़ मेटल ऑक्साइड, जिस भी मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, राइट। तो दो चीज़ें हो रही हैं, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, जिस भी मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, और मेटल ऑक्साइड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, राइट। अब अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ, जो हमने किया था उस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हम मेटल ऑक्साइड को पानी में भेज रहे थे, तो जब ये मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, द केस जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब की हेल्प से उसको एक वाटर, एक ऐसे टम्बलर में भेजा जिस टम्बलर में पानी भरा हुआ है, तो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट में हमको मिलेंगे मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड। जो भी मेटल हमने लिया है उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो आपको मिलेगा, राइट। एक एग्जाम, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। मतलब कि इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हैं प्रीवियस चैप्टर में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो इवॉल्व होती है, राइट। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट इवॉल्व हो मतलब बाहर निकले उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अब अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हैं वाटर के साथ। बेसिकली जब हम अलग अलग मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो टेस्ट ट्यूब हमने उल्टी रखी थी, राइट, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होने का मतलब कि वो मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सोडियम जब वाटर के साथ, सॉरी, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, राइट। तो पोटेशियम का फॉर्मूला के, पोटेशियम जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना मेटल ऑक्साइड बना लेता है, राइट। तो मेटल ऑक्साइड बन गया KOH, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, मतलब कि H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई, राइट। नाउ इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, तो सो दैट हाइड्रोजन के 4 हो गए बट यहाँ पे 3 ही हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। तो अब उस कंडीशन में यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, तो पोटेशियम के 2, यहाँ भी पोटेशियम के 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, और हाइड्रोजन के 4 और हाइड्रोजन के 4। इस तरीके से जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो ये पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई, राइट।
अब जब ये KOH, हमने पढ़ा था कि जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, अच्छा उसके पहले जैसे कि हम लोगों ने पोटेशियम की रिएक्शन देख ली, सोडियम भी उतना ही रिएक्टिव होता है, राइट। तो सोडियम के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम, दैट इज सोडियम का फॉर्मूला Na। सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ। जब सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, राइट, आपको लिखना है एग्जाम में जब भी आप लिखते हैं कोई इक्वेशन, तो उसमें हमको नीचे लिखना पड़ेगा कि कौन से मेटल्स की रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने करवाई है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है, राइट। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे 3 मतलब 3 हो गए, इसको 2 लिख देते हैं तो 4, यहाँ पे 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन के 4 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो सोडियम के 2, राइट। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। और एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत वाइगरस होती है, मतलब कि जब पोटेशियम और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन गैस बहुत वाइगरसली लिबरेट होती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ और मेटल्स भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, राइट। तो उन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास कि अलग अलग मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी में क्या वेरिएशंस आते हैं। दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. So that's all for today's class, students. The further topics and the further reactions of the different metals with the water, that the thing we shall discuss in our next class. That's all for today. Thank you.